Jai Hind बच्चों, this is part 2 of staffing. As we have already learned about the concept of staffing, in this video we will discuss about the staffing process and various sources of recruitment. Let's begin with the step of staffing. So the various steps which involve in the process of staffing are estimation of manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and compensation. We will discuss about these steps one by one. So the first step is estimating manpower requirement. That means कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक एस्टिमेट निकालना. अब वो एस्टिमेट हम कैसे निकालते हैं? दैट मीन्स कि हमें किस तरीके के वर्कर्स की ज़रूरत है और कितने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एस्टिमेट करने के, उसको निकालने के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं. तो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है और उसमें किस टाइप के स्किल्स होने चाहिए. उनको निकालने के बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, पर इस चैप्टर में हम दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ वर्क लोड एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस. सो वर्क लोड एनालिसिस, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किस तरीके का काम हमें करना है. So basically in this the number and type of human resources necessary for performance of various activities, कितना वर्क लोड है और उस वर्क लोड, उस काम के अकॉर्डिंग हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी. जब हम काम के बेसिस पर, हम वर्क लोड के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो उसको हम बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस. नेक्स्ट वन इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस. अगेन आपको नाम से पता चल रहा है वर्क फोर्स मतलब काम करने वाले लोग. तो इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं. जैसे आप अपने विद्यालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं. प्राइमरी सेक्शन में अलग टीचर पढ़ाते हैं, सेकेंडरी में अलग पढ़ाते हैं, सीनियर सेकेंडरीज़ में अलग पढ़ाते हैं. ये वर्कफोर्स जब हम एनालाइज करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास किस किस तरीके के वर्कर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. क्या वो ओवर स्टाफ है, मतलब कि हमें जितने चाहिए उससे ज़्यादा है, या वो अंडर स्टाफ है. अंडर स्टाफ का मतलब जितने हमें चाहिए उससे कम, या वो ऑप्टिमम है. दैट मीन्स कि जितने हमें वर्कर्स की ज़रूरत थी उतने हैं या नहीं है. सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. ये एस्टिमेट करना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन में. दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. वर्क लोड के थ्रू, दैट मीन्स कि हमें किस तरीके का काम करवाना है, या वर्क फोर्स के थ्रू कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल हैं. आफ्टर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज रिक्रूटमेंट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मीन्स क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट. दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें. सो बेसिकली रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब. मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सपोज़ करो 2 वैकेंसी खाली हैं, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम नंबर जो है जिनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उसको मैच करे, मैक्सिमम नंबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. रीज़न, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही बेस्ट सिलेक्शन हम उसमें से कर पाएंगे. सो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट. दैट मीन्स इट स्टिमुलेट द पीपल to apply for the particular job in an organization. Why? So that organization can get more choice and select a better candidate. जितने ज़्यादा हमारे पास choices होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर पाएंगे. कम choices में हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं.
So recruitment is a positive process. Why it is a positive process? Because we create a pool of candidate. हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहे, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में भी यूज़. अब रिक्रूटमेंट के लिए हम इंटरनल सोर्सेज का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम उनके थ्रू भी वैकेंट पोजीशन को फिल कर सकते हैं. हम उनको भी इनवाइट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, आप उसके लिए वापस से अप्लाई करें. या हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आइदर वी कैन यूज़ एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है न्यू जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको इनवाइट करना, नए लोगों को इनवाइट करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम कर रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है. सो द नेक्स्ट स्टेप विच कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट इज सलेक्शन. सलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग्स द पूल ऑफ कैंडिडेट. दैट मीन्स जो हमारी वैकेंट पोजीशन है उसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना. अब वो कैंडिडेट हम किस में से सेलेक्ट करते हैं? रिक्रूटमेंट के टाइम जो हमने पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट किया, उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से बेस्ट को सेलेक्ट करना. सो सेलेक्शन इज चूजिंग द मोस्ट सुटेबल candidate for the vacant position. The selection is done through process which involve test, interviews, etc. तो जो सिलेक्शन है उसके भी बहुत अलग अलग स्टेप होते हैं. उस प्रोसेस को फॉलो करके हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं. एंड सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. व्हाई इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस? बिकॉज वी एलिमिनेट कैंडिडेट्स हेयर. जो हमने पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट किया था रिक्रूटमेंट के टाइम पर, अब हम उसमें से कुछ लिमिटेड लोगों को सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारे लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक है कि जो बेस्ट है, जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आई उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना. एंड टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और उनको ये एहसास भी दिलाना कि किसी भी संगठन में चीज़ों को कितना सीरियसली हमें करना है और कितने सीरियस तरीके से हम यहाँ पर काम को करते हैं. आफ्टर दिस द नेक्स्ट प्रोसेस कम इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट को ऑफ़र लेटर, जॉब ऑफ़र लेटर जो है उसको देना और उसको ये बोलना, उसको असिस्ट करना कि वो अपनी जॉब पोजीशन जो है उसको ज्वाइन करे. सो बेसिकली प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट विच इज़ सेलेक्टेड. दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन, उसको हमें जॉब पोजीशन ऑफ़र करना, उसको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करना. आफ्टर सेलेक्शन द एम्प्लॉयज़ इज़ गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर. इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट है उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो देते हैं. एंड आस्क टू ऑक्यूपाई द वैकेंट पोजीशन. और उनको हम बोलते हैं कि जो भी वैकेंट पोजीशन जिसके लिए वो सेलेक्ट किए गए हैं उस पोजीशन को वो ज्वाइन करें. और जैसे ही कैंडिडेट उस पोजीशन को ज्वाइन कर लेता है उसके बाद में ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओरिएंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है न्यू कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करना विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. दैट मीन व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ओरिएंटेशन. यहाँ पर हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है और जो ऑलरेडी न्यू एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराते हैं, एक दूसरे से फैमिलियर कराते हैं उनको. द नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज़ वी प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब होता है उनमें न्यू स्किल्स को इम्पार्ट करना, उसको न्यू स्किल सिखाना. ट्रेनिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सीख सकता है काम को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल ऑफ अ एम्प्लॉय. टू मोटिवेट दैम. अल्टीमेटली अगर मेरे को कोई न्यू स्किल आया है, मैं अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी. जब मैं अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं मोटिवेट भी होंगी. सो अल्टीमेटली ट्रेनिंग हेल्प इन द मोटिवेशन
उनको मोटिवेट करने में हेल्प करता है ताकि वो हायर पोजीशंस तक पहुंच पाए और अपनी स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करते रहें। ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर और अरेंज विद सम आउटसाइड इंस्टीट्यूट। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है, या हम बाहर किसी दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो। ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है बल्कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वर्क है, काम करने की जो क्षमता है एम्प्लॉयज़ की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी, उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड अल्टीमेटली ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अल्टीमेटली जो आपकी ट्रेनिंग है वो ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट का काम करते हैं। डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है ओवरऑल पर्सनालिटी में जो हमारे चेंजेस आते हैं कोई न्यू स्किल सीखने के बाद में, तो उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेप कम्स आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके टास्क को, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उसके जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करना, उसको चेक करना कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कैसे काम कर रहे हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उसको जो मेज़र करना, उसको चेक करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। द स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज़ इन द एडवांस। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एडवांस में बता देते हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपको आपके जो टारगेट हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है और आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। सुपीरियर प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जो आपका सुपीरियर है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट मीन्स जो हमने परफॉर्मेंस को मेज़र किया है उसके बेसिस पे एक फीडबैक रिपोर्ट जो है उसको तैयार करता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम जब हमने आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया, इवेल्युएट करा, उसके बेसिस पर आपको हायर पोजीशन देना या आपको उसको कंपनसेट करना कम्स इन प्रमोशन। सो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन। जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर जॉब पोजीशन पर प्रमोट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोशन विद मोर पे। अब प्रमोशन, कोई पर्सन प्रमोट होता है तो प्रमोशन के साथ में उसकी जो पे है, उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होती है, साथ ही साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसको मिलता है और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। सो हायर जॉब ऑलवेज कम्स विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी उसके बेसिस पर हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन देते हैं या हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या पोजीशन उनको असाइन की जाती है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, दिस विच इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है पे और रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस काम के बदले में, उस जॉब के बदले में जो उनको पे मिलता है, जो उनको रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। सो इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। सब डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है आपकी जो सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशन, बोनस, ये सब जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स। एंड इनडायरेक्ट पेमेंट के एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करना या वेकेशंस देना, दीज कम्स अंडर इनडायरेक्ट पेमेंट्स। सो डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस एंड सैलरी मैंने आपको बताया। नाउ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जो है वो दो तरीके की होती है। हम बेसिकली जो उनको फाइनेंशियल पेमेंट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, टाइम बेस्ड पेमेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब होता है डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली। बेसिकली जब हम टाइम के बेसिस पे, आपने कितना टाइम काम किया उसके बेसिस पे जब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम टाइम बेस्ड पेमेंट बोलते हैं। और परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब होता है आपने टास्क कितनी की, आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, या आपने जो आपको एक टास्क असाइन किया गया था, एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, वो आपने कितना किया, उसके बेसिस पर जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड
पेमेंट्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट सच एज मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और मैंने आपको भी बताया इनडायरेक्ट पेमेंट में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस ये सब आता है। द मैनेजर मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, टाइप एंड जॉब। और जो मैनेजर है उसको एक सही कंपनसेशन रेट जो है उसको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनसेशन उन एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली नहीं देंगे तो वो डीमोटिवेटेड होते हैं, वो अनसेटिस्फाई रहते हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से। सो अ मैनेजर शुड ऑलवेज फिक्स अ राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड जॉब। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। यहाँ पर हमने स्टाफिंग के प्रोसेस किए, व्हाट आर द वेरियस स्टाफिंग प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड इट्स वेरियस सोर्सेज। सो ऑलरेडी हमने स्टाफिंग प्रोसेस में करा, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट, दैट मीन्स स्टिमुलेट करना लोगों को कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जो भी वैकेंट पोजीशन है उसके लिए। In short, it involves attracting and obtaining many applications as possible for eligible जॉब सीकर। बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जितने ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, ताकि हमारे पास मैक्सिमम लोग अप्लाई करें। जितने ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास में बेटर चॉइसेस होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जब हम वैकेंट पोजीशन पे प्रमोट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। मतलब हमने बाहर से किसी को हायर नहीं किया है, बल्कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने यूज़ किया वैकेंट पोजीशन जो है उसको फिल करने के लिए। इसके दो तरीके हो सकते हैं, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स shifting of an employees from one job to another job, from one department to another department, or from one shift to another shift. That means कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक टाइप की जॉब एक्टिविटी से दूसरे टाइप की जॉब एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र। एंड विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें कोई खासा चेंज नहीं आता, उनका जो स्टेटस है उसमें कोई खासा चेंज नहीं आता। जैसे अगर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर है तो वो ट्रांसफ़र के बाद भी डिपार्टमेंटल मैनेजर ही रहेंगे। इट्स में लीड टू चेंज इन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनकी ड्यूटी मतलब उनके जो टाइप ऑफ ड्यूटीज़ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में चेंजेस आ सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सैलरी। बेसिकली सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, पर एक सिटी वाई सिटी, दैट मीन्स कि कौन सी सिटी में अगर हम उन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस में आ सकते हैं, बट जो उनका बेसिक पे है वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज द प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है हायर पोजीशन पर प्रमोट करना किसी भी पर्सन को। सो प्रमोशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज़ टू एन हायर पोजीशन। जब हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पर प्रमोट कर रहे हैं तो उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। इट्स इन्वॉल्व्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर फैसिलिटीज़, हायर स्टेटस एंड हायर पे। दैट मीन्स अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोशन के केस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है, अच्छी फैसिलिटीज़ और मिलने लगती है तो फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है, स्टेटस और पे मीन्स जो पेमेंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। This practice help to improve the motivation and increase loyalty and satisfaction level of a employee। और प्रमोशन जो है उससे किसी भी पर्सन को मोटिवेशन मिलता है और उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है। Now let's talk about the merit and limitations of internal sources। There are various merits of internal sources। The first one is employees are motivated as promotion। अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके स्टेटस में चेंज आता है, उसको अच्छी फैसिलिटीज़, हायर फैसिलिटीज़ मिलने लगती है, हायर पेमेंट मिलने लगता है। अल्टीमेटली इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। जो उनका जो एम्प्लॉय है उनको मोटिवेशन मिलता है। इट इज़ सिंपल प्रोसेस। ये सिंपल प्रोसेस है क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। हमें एडवर्टीज़मेंट निकालनी है या अदर सोर्सेज यूज़ करने हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
पर जो आपका इंटरनल सोर्स है वो एक सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और ईज़िली हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। इट डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करना फ्रॉम टू द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उनको इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है, तो हमें इंडक्शन ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ अ इकोनॉमिकल सोर्स। ये एक इकोनॉमिकल सोर्स है क्योंकि यहाँ पर कम खर्चा है, हमें बहुत सारे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते इंटरनल सोर्सेज में, और हमारी जो ओवर स्टाफ होता है, जो हमारा एक्सेस ऑफ स्टाफ है, वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इकोनॉमिकल है, एडजस्टमेंट हो जाते हैं। एंड ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, और अल्टीमेटली ट्रांसफ़र जो है वो टूल ऑफ ट्रेनिंग है, जिससे हम एम्प्लॉयज़ में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में नए स्किल्स जो हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। इट इज़ एन इनकम्प्लीट सोर्स। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसी फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है क्योंकि हम सिर्फ एक लिमिटेड नंबर तक ही एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र या प्रमोट कर सकते हैं, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो वहाँ पर अल्टीमेटली और भी जॉब पोजीशन जो है वो वैकेंट होगी, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट यूज़ internal sources at a complete source of recruitment. The next one is spirit of competition among the employee may be hampered, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत पहले से काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो ख़त्म हो जाती है। इट रिड्यूस द स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेश टैलेंट हमें नहीं मिल पाता। न्यू एंटरप्राइजेस कैन नॉट यूज़ दिस सोर्स, और जो न्यू एंटरप्राइजेस हैं वो इस सोर्स को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कोई पुराना एम्प्लॉय है ही नहीं। जब पुराना एम्प्लॉय है ही नहीं तो हम उसे प्रमोट या ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। एंड लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से चूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड होती है, और एक्सटर्नल सोर्सेज जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास में वाइडर चॉइस होती है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं या उन्हें हम इनवाइट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। कैजुअल कॉल्स का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अपना रिज्यूमे ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करके चले जाते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन कैजुअल कॉलर्स जो हमने उनका डाटाबेस मेंटेन कर रखा है उसमें से कुछ वर्कर्स को कॉल करके हम बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, ताकि हमारी जो वैकेंट पोजीशंस है उसको हम फिल कर सकें और अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑल्सो, और अल्टीमेटली ये कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट जो है उसको भी रिड्यूस कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, जहाँ पर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, जब भी हमें अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सेमी स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ में अच्छे कॉन्टेक्ट बना के रखता है, तो शॉर्ट नोटिस पे जब भी हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स की, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जनरली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो हमारा थर्ड है सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, वो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फैक्ट्री है उसके बाहर एक नोटिस लगा देते हैं जब भी हमें शॉर्ट पीरियड में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो भी सेमी स्किल्ड वर्कर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। यहाँ पर जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हम एक नोटिस लगा देते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम हम दे देते हैं,
वर्कर्स उस टाइम पर वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमाइसिस के बाहर पर, और हम ऑन द स्पॉट्स जो वर्कर्स हैं उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। अल्टीमेटली जब हमें शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो सोर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे वर्कर्स जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन वर्कर्स को हम बदली वर्कर्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हम इन्हें जो पेमेंट है वो डेली बेसिस पे देते हैं। डेली बेसिस पर हम इन वर्कर्स को पेमेंट देते हैं। जनरली जब हमारे परमानेंट वर्कर absent होते हैं और हमें इमरजेंसी में काम करवाना है, उस सिचुएशंस में हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं। So the next method of external sources is advertisement. It is a source of external recruitment in which vacancies are advertised in newspaper, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। दैट मीन्स कि इस मेथड में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है वो या तो हम न्यूज़पेपर में, या जो हमारे प्रोफेशनल जर्नल जैसे आपका रोज़गार पत्रकार और ये सब होता है उसमें हम निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें वाइडर चॉइसेस मिल जाती है, वाइड रेंज मिल जाती है। जब हमें हायर जॉब पोजीशंस को फुलफ़िल करना होता है उस टाइम हम इस मेथड्स को यूज़ करते हैं। और बेस्ट पोजीशन मतलब कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या टॉप मोस्ट पोजीशंस है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये एक बेस्ट मेथड होता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, कई बार अननेसेसरी रिस्पॉन्सेज भी हमारे पास आ जाते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे रिस्पॉन्सेज भी हमारे पास आ जाते हैं जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस इन सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो फेक रिस्पॉन्सेज भी बहुत सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमें टेक्निकल या प्रोफेशनल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली ऐसे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करते हैं जो इन चीज़ों की ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस से आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका, MBA स्टूडेंट्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो वो सब कैंपस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर हमें फ्रेश टैलेंट और टेक्निकल जो पर्सन्स है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कई बार जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायोडाटा जो है कैंडिडेट का उसको कलेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी हमें टेक्निकल या मैनेजरियल जॉब से रिलेटेड किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली मैनेजमेंट कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इस काम के लिए वो कुछ फ़ी जो है उसको भी चार्ज करते हैं। दे आर यूज़फुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। और ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे से उन्हें एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी सिचुएशंस में हम प्लेसमेंट एजेंसीज जो है उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हम उनसे भी फेवर लेते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को रिकमेंडेड करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो गुड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये एम्प्लॉयज़ जिनको रिकमेंड कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है बेसिकली हमें अगर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पर जो डाटा है वो अपडेट नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, आजकल इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और हर कोई आपको इंटरनेट यूज़ करता हुआ मिल जाएगा। सो हम इंटरनेट को यूज़ करके जब वेब के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स को
अपनी एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश करते हैं तो उसको हम वेब पब्लिकेशंस बोलते हैं। बेसिकली जैसे आपका monster.com हो गया, naukri.com हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेब पब्लिकेशन। यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे जो एप्लीकेशंस है वो मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। सो द मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर merits of external sources are management can attract qualified and trained person। यहाँ पर हम क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पर्सन को। जितनी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उन पर्सन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इट गिव्स अ वाइडर चॉइस टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वाइडर चॉइसेस का ऑप्शन होता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश टैलेंट ऑल्सो, और ये फ्रेश टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है। जैसे हमने जो कैंपस रिक्रूटमेंट किया उस टाइम पर हमें अच्छा खासा जो फ्रेश टैलेंट है वो मिल जाता है। एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, क्योंकि एक्सटर्नल है, न्यू स्टाफ है, न्यू पर्सन है, तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है और कुछ नया और अच्छा करने की जो फीलिंग है वो हमेशा डेवलप रहती है, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। द वेरियस लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर इट मे लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। कई बार जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और अचानक से एक यंगस्टर उनका सीनियर बनकर आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमें प्रमोशन नहीं मिला और कोई न्यू पर्सन आ गया। इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। जब भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते तो एक लेंदी प्रोसेस होता है। हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं, एडवर्टीज़मेंट के बाद में उनका स्क्रीनिंग होती है, फिर उनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद में इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यूज़ में मेडिकल प्रोसेस होता है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, और लेंदी प्रोसेस के साथ में ही एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉस्टलियर प्रोसेस, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में बहुत सारे मनी जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। सो दैट वॉज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। आज हमने स्टाफिंग के प्रोसेस और रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।